Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me your host and दोस्त NK Gupta. आप सभी का आपके अपने इस फेवरेट YouTube चैनल में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. I mean most welcome, heartily welcome to all of you in your favorite YouTube channel. यह चैनल सभी विद्यार्थियों को जीव विज्ञान संबंधी शैक्षणिक अवयव उपलब्ध करवाता है तथा एक शायराना अंदाज में अधिगम सामग्री का सरल व सुगम अवबोध करवाता है. मेरा कहने का अभिप्राय यह था, दिस चैनल प्रोवाइड्स ऑल एजुकेशनल कंटेंट टू स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेक्स स्टडी लर्निंग ओरिएंटेड विद रोमांटिक पोएट्री. तो अर्ज किया है, न जाने में क्यों सबको बदला बदला सा लगता हूँ. न जाने में क्यों सबको बदला बदला सा लगता हूँ. अपने अल्फाजों से, अपने अंदाजों से, कुछ के लिए अपने वादों से. तो गौर फरमाइएगा, न जाने में क्यों सबको बदला बदला सा लगता हूँ. अपने अल्फाजों से, अपने अंदाजों से, कुछ के लिए अपने वादों से. तो सारे वादे तुमने भी निभाए हैं क्या? मेरे से उम्मीद करते हो. तो छोड़ते हैं इन चीजों को. मैं अपने शायरी पे आता हूँ. भटका देते हो तुम, भुलवा देते हो. बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ मैं. तो क्या चीज बना रहा था? शायरी. तो बनाने दो, अच्छी बनी है, सुनो. अर्ज किया है फिर से, न जाने में क्यों सबको बदला बदला सा लगता हूँ. अपने अल्फाजों से, अपने अंदाजों से, कुछ के लिए अपने वादों से. दिले दरख्वास्त है, दिले दरख्वास्त, गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट. तो दिले दरख्वास्त है, जरा एक बार वो अपनी बदली हुई नजर को फिर से बदल के तो देखें. तो मजाक खत्म, टॉपिक शुरू. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट reproduction in angiospermic plants, chapter 1st of class 12th RBSc, and the topic is vegetative propagation. We have the same topic in CBSE class 12th by the name of chapter 1st reproduction in organisms. तो अगर आप प्रीवियस क्लास में हमारी में देखेंगे या प्रीवियस वीडियो सीन करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कर चुके थे. हाँ जी. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटीज हम कंप्लीट कर चुके थे. आरबीएससी में 3 टाइप्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें अगैमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड अदर. जी, वैसे 2 टाइप्स ही दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, बट अगर आप 4th चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे, इसका नाम है स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हाँ जी. जिसे हम कुछ इस तरह से कहें, जनन की पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां. तो उसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी कुछ मैकेनिज्म दिखाई देंगे. वहाँ 5 काइंड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखाई देगा. मैं यहाँ 3 पार्ट्स में इसको बांट के आपको करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने अगैमोस्पर्मी जो है कंप्लीट कर दिया था. आज हमारा चलेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड मैंने 3rd आपको बता ही दिया था अदर. अदर में हम 3 टॉपिक्स की स्टडी करेंगे चैप्टर 4th में, जिसमें एपोमिक्सिस जिसे हम असंघजनन कहते हैं, और माइक्रो प्रोपेगेशन जिसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, और पॉलीएम्ब्रोनी. पॉलीएम्ब्रोनी को बहुभ्रूणता भी कहा जाता है. बट अगर हम सीबीएसई का जिक्र करें यहाँ, तो क्लास 12th, हाँ जी, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनमें बखूबी ध्यान रखा जा रहा है कि दोनों ही बोर्ड आरबीएससी सीबीएसई
और दोनों ही मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही इसका लाभ उठा सकें। और जो हमारे फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो पहले 11th 12th कर चुके हैं, वो भी हमारे वीडियोस का भरपूर लाभ उठा सकें। तो सीबीएसई के अंदर चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे अब केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ही जिक्र ना करके अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जो है वो चर्चा की गई है। तो वहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप जो है वो 5 काइंड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां बताए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है फीजन। फीजन जिसे विखंडन के नाम से जाना जाता है। फीजन को फिर से 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। हाँ जी, बाइनरी फीजन को द्विविखंडन और मल्टीपल फीजन को हम बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फीजन। सेकंड जो होगा वो होगा बडिंग, जिसे मुकुलन कहा जाता है। अब बडिंग के भी टाइप्स हैं 2, तो जिसमें एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग को बहिर्जात मुकुलन के नाम से जाना जाता है और एंडोजीनस बडिंग को संज्ञा दी गई है अंतरजात मुकुलन। अगर हम और चर्चा करें तो थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को स्पोरल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स कह सकते हैं। हाँ जी, बीजाणुज जनन कह दे हम या बीजाणु द्वारा जनन कह दे, एक ही बात है। अगर हम फोर्थ टॉपिक या फोर्थ पॉइंट की चर्चा करें तो वो है फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहा जाता है। और लास्ट सेम टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हाँ जी, वही जिसे कायिक प्रवर्धन हम कह रहे हैं बार बार। तो क्या है ये कायिक प्रवर्धन? तो नाम से ही पता लग जाता है, कुछ कुछ तो जो है वो ये शब्द ही परिभाषा को भली भांति अभिव्यक्त कर देता है। कोई पूछे व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसका जवाब सुन ले आप। जैसे पहले भी हमने जब एगमोस्पर्मी किया तो उसमें कुछ इस तरह से अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ जी, एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम यहाँ कुछ इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन हायर प्लांट्स दैट मीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स with the help of vegetative plant parts such as stem, leaves, roots and modified vegetative parts such as bulbae। तो मैंने जितने भी यहाँ जिन टर्म्स का जिक्र किया या जिन वेजिटेटिव पार्ट्स का जिक्र किया, उन वेजिटेटिव पार्ट्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के नाम से जाना जाता है। कोई पूछे व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, तो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हें ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है हेल्प करते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स पार्टिसिपेट सच एज स्टेम, लीव्स, रूट एंड मॉडिफाइड वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स पार्टिसिपेट दैट मीन bulbils। These vegetative plant parts are referred as vegetative propagules and this entire procedure is referred as vegetative propagation। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसके अंतर्गत पादप के कायिक भागों से, यहाँ मेरा अभिप्राय स्तंभ या तने से है, पर्ण या पत्ती से है और मूल या जड़ से है। और रूपांतरित कायिक भागों की हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें हम बल्बिल, जिसको पत्र कलिका कहा जाता है। तो मुझे लगता है आपको बखूबी ये परिभाषा से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, और जो पूरे प्रक्रम है या पूरी जो प्रक्रिया है उसे कायिक प्रवर्धन की संज्ञा दी गई है। तो अब वही चीज जब नीट के एग्जाम आते हैं तो उनमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग में भी अलग अलग तरह के टाइप्स, जिनमें मॉन्ड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, जिसको गुट्टी के नाम से जाना जाता है। अब कटिंग के बारे में भी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ग्राफ्टिंग के, इसमें स्टॉक शियोन के क्वेश्चंस जो है हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम सीबीएसई की बुक उठा के देखेंगे तो वहां कहीं भी इन टॉपिक्स की चर्चा नहीं की गई है।
तो आपको एक बार बता दिया जाए कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके भी टाइप्स हैं 2। हाँ जी, हाँ, मैं कुछ इस तरह से कहूं कि 2 मेथड्स हैं, 2 वेज हैं, 2 तरह की विधियां हैं। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे हम कुछ इस तरह से कहें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और सेकंड अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। क्या है, कोई पूछे कि तो आप सीन कर ले एक बार। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन एक सीधी सिंपल सी सटीक सी डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी। वही जैसे मैंने अभी बोला, अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन हायर प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स with the help of vegetative propagules, that mean vegetative plant parts such as stem, leaves, root, and modified vegetative parts such as bulbil. तो stem, leaves, roots and bulbils are vegetative propagules. हाँ, इन्हें ही कायिक प्रवर्ध कहा गया है, and this entire procedure is referred as vegetative propagation. हाँ जी, जो पूरा प्रक्रम है या प्रक्रिया है उसे कायिक प्रवर्धन कहा गया है। तो यहाँ जैसे अब आप 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सीबीएसई में आर्टिफिशियल मैकेनिज्म की चर्चा नहीं की गई है। हाँ जी, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक दिखाई नहीं देगा, लेकिन रेफरेंस बुक के अंदर जो है इनके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की हम यहाँ चर्चा करें, नाम से ही पता लगता है प्रकृति में स्वतः होने वाला कायिक प्रवर्धन। तो मैं कुछ इस तरह से कहूं कि स्पॉन्टेनियस, हाँ जी, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही स्वतः से है, अपने आप से है। स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म चलते हैं जहां केवल नेचर का ही रोल है, यहाँ ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर नहीं देखा जाता। तो इसमें भी अब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हम जो चर्चा करेंगे वो फॉर जो मैंने पार्ट्स बोले, स्टेम, लीव्स, रूट एंड बल्बिल्स, इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अब स्टेम को भी, क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन है स्टेम के, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन या मैं कहूँ सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम भी है, बट अब यहाँ हम उन्हीं पार्ट्स की या उन्हीं स्टेम वाले प्लांट्स के उन्हीं स्टेम की चर्चा कर रहे हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम आते हैं। तो हम दोनों की ही यहाँ चर्चा करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा अंडरग्राउंड स्टेम्स और जो सेकंड होगा वो होगा हमारा सब अंडरग्राउंड स्टेम। तो जैसे आपको सीन हो रहा है अच्छे से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, फर्स्ट लिखा हुआ है अंडरग्राउंड स्टेम। कोई पूछे कि क्या है अंडरग्राउंड स्टेम, तो नाम से ही जैसे हमको ज्ञात हो जाता है कि वो प्लांट का पार्ट जो भूमि के अंदर है या अंडरग्राउंड है। एडवर्स कंडीशन में जो एरियल पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ जी, जब विशिष्ट या विकट परिस्थितियां आती हैं, मैं कुछ इस तरह से कहूं अनफेवरेबल जब कंडीशन आती हैं, तो एरियल प्लांट पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, केवल अंडरग्राउंड स्टेम बचता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की फॉर्म में। जब फिर से वातावरण अनुकूल होता है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं कंडीशन फेवरेबल होंगी, फिर से वेजिटेटिव जो प्लांट पार्ट्स था, जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स था, जिसको हम राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब अलग अलग नामों से जान सकते हैं, उन पे एडवेंटिशियस बर्ड होंगी। एडवेंटिशियस बर्ड से जो है एडवेंटिशियस रूट निकलेगी और शूट निकलेगी। इस तरह से नेसेंट प्लांट जो है फिर से जन्म लेगा, या सीडलिंग जो है उसका उद्भव फिर से होगा। जिसे नवोद्भिद कहें हम या नया पादप कहें, तो उसकी उत्पत्ति, हाँ जी, जब, लेकिन तभी होगी, तभी संभव है जब वातावरणीय परिस्थितियां या नेचर जो है फेवरेबल हो। तो हम आगे चर्चा करते हैं। यहां आज हम जिन प्लांट पार्ट्स की चर्चा करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया है कि हम अंडरग्राउंड स्टेम्स की ही चर्चा आज यहां करने जा रहे हैं। हम सब अंडरग्राउंड स्टेम जो भूमि के या तो जस्ट ऊपर हैं या भूमि के जस्ट अंदर हैं, तो हम उनकी चर्चा और भूमिगत स्तंभों की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम जिनकी चर्चा करेंगे आज वो हैं अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत स्तंभ या भूमिगत तने।
जिनमें हम फॉर, मैंने पॉइंट्स बोले वो फॉर एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। हाँ जी, ये टॉपिक सेम सीबीएसई आरबीएसई में दोनों में मौजूद है। फर्स्ट है राइजोम, सेकंड है हमारा कॉर्म, थर्ड है हमारा ट्यूबर एंड फोर्थ है हमारा बल्ब। तो अब हिंदी टर्म इनके अभी आप जो है अच्छे से सुन लें। ना तो आरबीएसई में ज्यादा डिटेल में इनको दिया हुआ है, ना सीबीएसई में इनके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है। और रही बात साइंटिफिक टर्म्स की, तो वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। आपको नॉर्मल जो है या कॉमन टर्म्स या वर्निकुलर जो नेम है या लोकल नेम है वही आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें पोटैटो, टोमेटो, अनियन, अलग अलग जो है इनके साइंटिफिक टर्म जो है वो बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ मेन चीज है हमारा कि बखूबी हम ध्यान रख रहे हैं कि नीट के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट या एडवांटेज मिल सके। तो हाँ जी, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें साइंटिफिक टर्म्स का जिक्र किया जाता है, बट बच्चे जो है उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कारणवश इतना सा है कि उनको जो है वैज्ञानिक जो शब्द हैं या साइंटिफिक जो टर्म्स हैं उनकी नॉलेज नहीं होती। तो मैं सीधे सीधे अपने टॉपिक्स पे आता हूँ। हिंदी में शब्द दोहरा देता हूँ एक बार। राइजोम प्रकंद है, कॉर्म घनकंद है, ट्यूबर कंद है, और लास्ट बल्ब इसे शलकंद कहा जाता है। तो मैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ रुख करता हूं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रकंद या राइजोम। कोई पूछे व्हाट इज राइजोम एंड डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड कॉर्म, तो आप पहले राइजोम को भली भांति समझ लें तो आपको जो है कॉर्म के बारे में समझने में आसानी होगी। पहले आप एक डायग्राम देखें, बहुत अच्छा सा ये जिंजर का डायग्राम बनाया हुआ है। फिगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिंजर। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ जिंजर? तो जिंजीबरेसी फैमिली का मेंबर है। जिंजीबर ऑफिशियल नाम है जिंजर का, और राइजोम के द्वारा यहाँ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिंजर थ्रू राइजोम। तो आपको जो है अदरक आप सभी ने देखी हुई है, जिंजर टी जो है आप जानते हैं अदरक की चाय। तो अदरक में अगर आप घर पे उसको उठा के देखेंगे तो ब्राउन या स्केली सा हमको नजर आता है, या जो है उसके ऊपर जो पेपरी जो लीव्स हैं वो हमको प्रॉपरली नजर आ जाती हैं। और बहुत सारे उसके ऊपर जो है रिंग्स बनी हुई हैं। वो रिंग्स जो हैं जहां से वो पेपरी या स्केली लीव्स निकली हुई हैं वो नोड्स हैं, और गैप और इंटरवल बिटवीन टू, हाँ जी वही डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और इंटरवल बिटवीन टू इंटरनोड्स इज रेफर्ड एज इंटरनोड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दो निकटस्थ पर्व संधियों के मध्य स्थित जो अंतराल है उसे पर्व कहा जाता है। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि इंटरवल और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड्स आर रेफर्ड एज इंटरनोड्स। तो शायद आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, यहाँ जितने भी ये स्पाइरल बने हुए हैं इनके ऊपर रिंग बनी हुई है, ये रिंग बनी हुई है पूरा जो है अदरक उसके ऊपर कुछ इस तरह से रिंग बनी हुई है। और अब आपको ये जो बनाई हुई है ये ब्लू कलर से यहाँ बनाई हुई है, क्योंकि जो हाँ जी जो मार्कर आते हैं बोर्ड मार्कर वो 3 कलर्स के आते हैं, बाकी ब्लैक कलर आता है, ग्रीन, ब्लू और रेड। तो यहाँ अब ग्रे मेरे पास है नहीं, तो मार्कर मैंने बोला बोर्ड मार्कर आते नहीं है, तो ब्लू से यहाँ जो है इसको बनाया हुआ है। ब्लू से जो पेपरी स्केली लीव्स बनाई हुई है, इसका कारण ही ये है ये ग्रीन नहीं होती क्योंकि अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है, और जो प्लांट पार्ट सनलाइट के टच में ही नहीं है या कांटेक्ट में नहीं है वो फोटोसिंथेटिक नहीं हुआ। बट इन ये कोई पूछे भी इनका काम क्या है, रोल क्या है, जब नहीं है तो इनमें जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही नहीं है तो फिर इनका क्या काम है या क्यों है ये? तो ये अपने नीचे एडवेंटिशियस जो बड हैं या मैं कुछ इस तरह कहूं अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ जी, अगर आप इनको हटा के देखेंगे तो इनके नीचे छोटी छोटी आपको बर्ड्स दिखाई देंगी।
हाँ जी, उन्हीं से ही ये जो नेसेंट प्लांट है वो निकल के आता है। शुरुआत में ये नेसेंट प्लांट नहीं होगा। हाँ जी, जैसे मैंने कहा अभी कि ये 2 नोड्स हैं, तो आपको ये नजर आ ही रहा है कि ये लिखा हुआ है, जैसे नोड्स लिखे हुए हैं, ये 1 ये 2, ये जो नोड्स हैं ये इनके बीच में जो गैप था वो लिखा हुआ है इंटरनोड। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि ये 2 नोड हैं, इनके बीच ये जो गैप है, इंटरवल है, इसे इंटरनोड कहा जाता है। और ये स्केली या पेपरी स्केली या पेपरी लीव्स है, जो मैंने कहा एडवेंटिशियस जो बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यहां से निकली हुई है, जैसे लिखाया हुआ है, ये एडवेंटिशियस बर्ड है, ये निकली हुई, और यहीं से ही और भी निकलती हैं। अब ये जितनी भी रेड कलर से जो बनाई हुई है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं सारी, और ये जो है सॉइल में अच्छे से जो है स्टेबल हो जाती हैं, और प्लांट को, जो नेसेंट प्लांट बना हुआ है उसको जो है शुरुआती स्थिति में अच्छे से फिक्स करने का काम करती हैं। हाँ जी, एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है इन्हें। इसके बाद जो एडवेंटिशियस बर्ड है वो स्प्राउट होगी। उसके लिए मैंने बताया जब ही स्प्राउटनिंग होगी तब केवल जब वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हों। हाँ जी, जब अब क्या है इस अनुकूल से मतलब क्या फेवरेबल कंडीशन, तो वातावरण में या जो एनवायरनमेंट है उसमें अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए, एक एग्जैक्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे मैं कुछ इस तरह कहूँ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान लें, क्योंकि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं वो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर ऑप्टिमम होती है या कहूँ मैक्सिमम होती हैं। अगर इनसे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो डीनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम्स का, तो रेट ऑफ रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फिर से स्लो हो जाती हैं। तो और भी चीजें हैं, जैसे एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की कितनी पर्याप्तता है, कि ऑक्सीजन अच्छे से मौजूद है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो वही चीज जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो जाएंगी, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं, अभी हम सीड का जिक्र नहीं कर रहे, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे एक सैलेड है जिसका नाम है लेट्यूस। हाँ जी, लेट्यूस को लेक्ट्यूसा सटाइवा के नाम से जाना जाता है। लेट्यूस को लेक्ट्यूसा सटाइवा के नाम से जाना जाता है। तो लेट्यूस के सीड की खासियत यह है कि उसको एक लाइट भी चाहिए। जैसे भी मैंने कहा, इन चीजों का मैंने जिक्र किया, एक अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए, वार्मनेस होनी चाहिए, जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इसका मतलब अच्छा होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बेटर होनी चाहिए। बट लेट्यूस में एक और चीज लाइट भी जरूरी है। तो मैंने जो 4 फैक्टर बोले उनको आप अच्छे से लर्न कर लें, जिसमें मैंने टेम्परेचर साथ में मैंने ऑक्सीजन के साथ में मैंने मॉइस्चर, और कुछ प्लांट्स के लिए लाइट भी एसेंशियल है। तो ये हैं सारे के सारे जो है फेवरेबल कंडीशंस, ये हैं जिनमें ये सभी चीज प्रतिकूल ना होके अनुकूल जब होंगी तो ये जो एडवेंटिशियस जो बर्ड हैं उनसे नेसेंट प्लांट निकल के आएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि शुरुआत में अंडरग्राउंड जो स्टेम है उनमें एडवर्स कंडीशन में जो एरियल पार्ट है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब फिर से परिस्थितियां अनुकूल होंगी या फेवरेबल होंगी कंडीशंस, फिर से ये जो एडवेंटिशियस बर्ड स्प्राउट होंगी या जर्मिनेट करेंगी, और नेसेंट प्लांट या सीडलिंग हम कह दें, या हम प्लांटलेट्स कह दें, या न्यू यंग वन कह दें, तो अलग अलग नाम से हम कह सकते हैं। नया प्लांट है, या नवजात पादप है, या नवोद्भिद है। तो मुझे लगता है आपको बखूबी इन सभी टर्म्स की जो है नॉलेज हो गई है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके सामने। अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रोस्ट्रेट स्टेट के अंदर है। प्रोस्ट्रेट का मतलब है लाइंग स्टेट में लेटा हुआ है, और जिस तरह से मेरे फिंगर्स के ऊपर ये बन रहे हैं ये रिंग्स, इसी तरह से इनके ऊपर भी ये रिंग्स बन रहे हैं। ये जो रिंग्स हैं इनको तो नाम दिया गया है नोड्स या पर्व संधियां, और जो इनके बीच में जो इंटरवल है उस इंटरवल को कहा गया है इंटरनोड्स या पर्व कह दें हम।
और मैंने कहा अब कि जो नोड्स हैं उनके ऊपर अब यहाँ जैसे ब्लू कलर की मैंने बनाई हुई है, मैंने कहा कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं, तो ये स्केली होते हैं, ब्राउन या आपको ग्रे कलर के मिलेंगे। तो इनका मैंने फंक्शन बताया, स्केली लीव्स प्रोटेक्ट दी एडवेंटिशियस बड, जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं उनको ये प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रोवाइड कराती है, उनको ढक के रखती है। एडवेंटिशियस बड, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी या फेवरेबल होंगी, वहां से एडवेंटिशियस या अपस्थानिक रूट निकलेगी या मूल निकलेगी, वो सॉइल के अंदर अच्छे से फिक्स होगी और उसके बाद जो है नेसेंट प्लांट या नवजात पादप जो है उसकी उत्पत्ति होगी। तो आपको मुझे लगता है बखूबी समझ आ गया है राइजोम में 2 मेन पॉइंट्स थे। सीबीएसई आरबीएससी में ज्यादा इनकी चर्चा नहीं की गई है। तो एक मैंने बताया ये प्रोस्ट्रेट स्टेट के अंदर था, ये जो राइजोम है वो लेटा रहता है अंडरग्राउंड के अंदर, और इसके ऊपर जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो उनका नंबर कम है बट क्लियरिटी अच्छी है, वो हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, इजीली हम उनको काउंट कर सकते हैं। क्या इसका एक नॉन एग्जाम्पल जिंजिबर ऑफिसिनेल ही है? तो ऐसा नहीं है। तो कुछ जैसे अभी आप सीन करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुरकुमा लौंगा है, जिसे पहले कुरकुमा डोमेस्टिका भी कहा जाता था। हाँ जी, टर्मरिक कहा जाता है हल्दी। इसके अलावा बनाना आ जाता है इसमें, बनाना जिसे म्यूजा पैराडीसिएका कहा जाता है, बनाना केला। तो मैं फिर से 3 जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं मैं फिर से उनको रिपीट करता हूं। फर्स्ट है आपका कुरकुमा लौंगा, जिसे हाँ जी वही टर्मरिक या हल्दी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है म्यूजा पैराडीसिएका, और जो थर्ड है हमारा उससे आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, जिसे जिंजिबर ऑफिसिनेल या जिंजर कहा जाता है, अदरक। तो एक बार आप अच्छे से सीन कर लें। जैसे लाई इन राइजोम्स, जैसे मैंने कहा प्रकंद है, लाई इन प्रोस्टेट स्टेट इनटू ग्राउंड लेवल, हाँ जी जमीन के अंदर है, वो चीज से आप परिचित हैं। जितने भी अब हम जिनकी चर्चा करेंगे फॉर जो मैंने पॉइंट बोले वो सभी अंडरग्राउंड स्टेम है, तो हमको सॉइल के अंदर ही मिलेंगे, ग्राउंड लेवल के अंदर ही मिलेंगे। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर क्लियर, वो आपको दिखाई दे रहा है। जो पर्व हैं और पर्व संधियां हैं, पर्व संधियां और पर्व यहाँ स्पष्ट हैं, अच्छे से हैं। कुरकुमा लौंगा, जिसे मैंने कहा एक और टर्म जिसे मैंने बताया कुरकुमा डोमेस्टिका भी कहते हैं, जिसे टर्मरिक या हल्दी के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजा पैराडीसिएका, जिसे बनाना के नाम से जाना जाता है, केला। जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिसे जिंजर कहा जाता है, अदरक। तो मुझे लगता है आपको इन टर्म्स की अच्छे से नॉलेज हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्म, या जिसे घनकंद कहा जाता है। हम अगर चर्चा करें दोनों के अंतर या विभेदन की, हाँ जी प्रकंद और घनकंद, हाँ जी राइजोम और कॉर्म कहें, कंपैरिजन बिटवीन, कोई भी अगर पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड कॉर्म, तो इजीली आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे आपने वहां पढ़ा राइजोम्स lie into ground level in prostrate state, बट यहां अगर हम जिक्र करें तो जैसे अरबी है जिसे कोलोकेशिया कहा जाता है, तो अरबी को हाँ जी टारो भी कहा जाता है, टारो या अरबी को कोलोकेशिया एस्कुलेंटा के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो अरबी है उसके ऊपर बहुत सारी रिंग्स बनी रहती हैं, वो इंटरनोड्स, वो नोड्स हैं, और बहुत सारे होने की वजह से क्लियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो मैं कुछ इस तरह से कहूं कि कॉर्म्स आर इरेक्ट इनटू ग्राउंड लेवल, फिर से बोलता हूं, कॉर्म्स लाई इन इरेक्ट स्टेट इनटू ग्राउंड लेवल, whereas rhizome lie into ground level in prostrate state, and rhizomes have clear node and internodes, whereas corms have unclear, हाँ जी हैं तो सही बट बहुत सारे हैं। तो हम कुछ इस तरह से कहें कि नोड्स एंड इंटरनोड्स आर अनक्लियर, तो हम अनुपस्थित न कह के हम कहेंगे स्पष्ट नहीं है। तो जैसे आप सीन कर लें एक बार अच्छे से, लिखा हुआ है कॉर्म्स लाई इन इरेक्ट स्टेट, जैसे मैंने कहा वो कुछ प्रोस्टेट स्टेट में था राइजोम, अगर यहां हम चर्चा करें तो ये इरेक्ट स्टेट में, ये हाँ जी अपराइट है या स्ट्रेट है, हम कहें कि वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल स्टेट में, हाँ जी वो कुछ
क्षैतिज स्थिति में था, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। और नोड्स एंड इंटरनोड्स आर अनक्लियर। मेन चीज है कि डायग्राम, अगर डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो अरबी है, हाँ जी अरबी, अब वैसे लगभग आपको ग्रेइश दिखाई देगी, ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की, बट यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है वो, हाँ जी मैंने जैसे कहा कि 3 कलर आते हैं, वही ब्लू, रेड और ग्रीन, और बाकी जो है ब्लैक। तो रेड से बनाया हुआ है यहाँ, और जितनी भी नोड्स हैं अब उन नोड्स को अनक्लियर बनाया हुआ है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो क्लियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। 2 नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे इंटरनोड्स कहा जाता है, उससे आप परिचित हैं क्योंकि अभी जस्ट आपने राइजोम के अंदर भी सेम चीज पढ़ी है। हाँ जी, वही जो आप शुगर केन, जिसे हम सैक्करम ऑफिसिनेरम कहते हैं, गन्ना, तो उसके ऊपर या जो हम बैम्बू, जिसको बैम्बूसा टुल्डा बोलते हैं, बैम्बूसा वल्गैरिस बोलते हैं, तो बैम्बू के उस ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो नोड्स एंड इंटरनोड बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो यहाँ बट काफी सारे हैं तो उसकी वजह से क्लियरिटी इतनी नहीं है। तो नोड्स हो गए, इंटरनोड्स हो गए, पर्व संधियां हो गई, पर्व हो गए। अब वही चीज यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड्स आपको ये दिखाई दे रही, ये रही, ये रही और ये रही। और वही चीज जो मेन प्लांट बॉडी था, जैसे लिखा हुआ है बेस ऑफ मेन प्लांट, जो एडवर्स कंडीशन के अंदर जो मैंने बोला वो मेन प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, केवल जो अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है वो ही रिमेन रह जाता है। उसके बाद हाँ जी वो ये अब स्केली लीव्स हैं, ये स्केली लीव्स जो साइड बाय साइड लगी हुई हैं शुरुआती स्टेट के अंदर इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी। और जो स्केली लीव्स है मैंने कहा उनका जो फंक्शन है वो एडवेंटिशियस जो बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हाँ जी, जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो शल्की पर्णे हैं, शल्की पर्णों से अभिप्राय यहाँ ये मैं कहूँ नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, अप्रकाश संश्लेषी हैं। इनमें जो क्लोरोफिल्स हैं या पर्णहरित हैं उनकी अनुपस्थिति है, और फंक्शन मैंने इनका रोल क्या है उससे मैंने आपको परिचित करवा दिया है। अब जैसे मैंने कहा एडवर्स कंडीशन में बेस ऑफ मेन प्लांट ही शेष रह जाता है, लेकिन जब फिर से कंडीशन फेवरेबल होंगी वही एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और ये स्टेबल होगा, जो कॉर्म है वो फिक्स हो जाएगा सॉइल के अंदर, और जो एडवेंटिशियस जो बर्ड हैं उनसे फिर से नेसेंट प्लांट जो है उसका ओरिजिन होगा। तो अब इसमें आपको कुछ और भी यंग, जिनको कॉर्म्स कहूं या कॉर्मेल्स कह दें, डॉटर कॉर्मेल्स कह दें, तो हाँ जी पुत्री घनकंद कह दें इनको, जैसे लिखा हुआ है कॉर्मेल्स, इनको डॉटर कॉर्म्स भी कह सकते हैं आप। बहुत सारे नीचे बनाए हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये सेपरेट होके अब अलग से भी कॉर्म बना सकते हैं, ग्रोथ करके बड़े हो जाएंगे और इनमें भी अब सेम जो एडवेंटिशियस बर्ड हैं वो निकलेंगी और उनसे एडवेंटिशियस बर्ड से नेसेंट प्लांट निकलेगा। इसे हम सीडलिंग या प्लांटलेट्स कह सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है पूरा कॉर्म। तो लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया, हम अरबी कह दें थ्रू कॉर्म्स। तो और भी हम इनके एग्जाम्पल हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिनमें आपका अमॉर्फोफेलस आता है। सबसे पहले अमॉर्फोफेलस कैम्पेनुलेटस, जिसे हम एलिफेंट फुट याम के नाम से जानते हैं, जामीनकंद कहा जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, हाँ जी जामीनकंद, जिसे जमीकंद भी कह देते हैं, हिंदी में जमीकंद है और इंग्लिश वर्ड जामीनकंद बनाया हुआ है, जिसे एलिफेंट फुट याम भी कहा जाता है। फिर से मैं टर्म रिपीट करता हूं, अमॉर्फोफेलस कैम्पेनुलेटस। इसके अलावा कोलोकेशिया एस्कुलेंटा से मैंने आपको परिचित करवा दिया है, जिसे टारो के नाम से या अरबी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्रोकस सटाइवस है, जिसे सैफ्रॉन या केसर कहा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें आपका डायोस्कोरिया साइनूटा, डायोस्कोरिया की अदर स्पीसीज भी आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, जिनमें डायोस्कोरा बल्बिफेरा, जिसे याम या रतालू कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, वो है ग्लैडियोलस कम्युनिस। तो ग्लैडियोलस कम्युनिस को स्वर्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है या कॉमन कॉर्न फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मैंने 5 एग्जाम्पल बोले हैं मैं एक बार आपको सीन करवा देता हूं, आप अच्छे से एक बार देख लें।
तो फर्स्ट जो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है वो है अमोर्फोफिलस कैम्पेनुलेटस, जिसकी एक और आपको स्पीसीज पढ़ने को मिलेगी आगे। कोई पूछे टॉलेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड और टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस इन दी वर्ल्ड, तो सबसे लंबा, हाँ जी 6 फीट तक इसकी हाइट जाती है इसके इन्फ्लोरेसेंस, या हाँ जी स्पैटिक्स इन्फ्लोरेसेंस है जिसे पुष्पक्रम कहते हैं हम। तो स्पैटिक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है उसकी लेंथ, उसकी जो हाइट है वो एक एवरेज ह्यूमन की लेंथ से भी काफी ज्यादा है। जैसे 5.6 के आसपास एवरेज लेंथ होती है एक मैन की या एक ह्यूमन की, बट इसकी 6 फीट के आसपास तक देखी गई है। तो कोई पूछे कौन सा प्लांट है, तो टाइटन एरम नाम है या अमोर्फोफिलस टाइटेनम नाम है। तो फिर से बोलता हूं, अमोर्फोफिलस टाइटेनम नाम से, टाइटन लिली के नाम से भी जाना जाता है। और कोई पूछे इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, तो एक प्रकार का स्पैटिक्स, जो एक प्रकार का रेसिमोज है। हाँ जी, आप जैसे 11th के अंदर चर्चा करके आ चुके हैं, दोनों ही मीडियम, दोनों ही बोर्ड 11th क्लास के अंदर आपने इन्फ्लोरेसेंस का जिक्र कर लिया, उनकी चर्चा हम वहां कर चुके हैं, जिसमें सीबीएसई में 2 टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस दिए हुए ओनली, जिनमें एक साइमोज और एक रेसिमोज। जबकि अब आरबीएससी में एक पूरा चैप्टर है इन्फ्लोरेसेंस का, जिनमें हम चर्चा कर चुके थे रेसिमोज की, साइमोज की और स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिनके अंदर हमने हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर, इनकी चर्चा की। तो 10 टाइप्स के हमने रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, जिनमें 10 में एक नॉन जो पॉइंट है, एक टर्म है रेसिमोज का, एक टाइप है, वो है स्पैटिक्स। स्पैटिक्स की मैं आपको थोड़ी सी यहाँ डिटेल दे देता हूं, जैसे कईयों के माइंड में अब है नहीं कि क्या है स्पैटिक्स। तो स्पैटिक्स वो इन्फ्लोरेसेंस है जहां, वो रेसिमोज से आप सभी परिचित हैं ही, कि जो टॉप पे यहाँ फ्लावर नहीं बनता, जो टॉप पे फ्लावर ना बनने की वजह से जो ग्रोथ होगी वो अनलिमिटेड होगी, एक सीमित ग्रोथ नहीं होती इन्फ्लोरेसेंस की। और हम कुछ इस तरह से कहें कि सबसे नीचे जो है वो बॉटम में काफी बड़े फ्लावर लगे होते हैं और धीरे धीरे ऊपर जो है छोटे छोटे फ्लावर उगते जाते हैं। तो एक्रोपिटल जो है अरेंजमेंट रहता है फ्लावर्स का। बट मेन चीज स्पैटिक्स क्या है, तो स्पैटिक्स में एक बड़ा या एक से ज्यादा ग्रीन या कलर्ड रेक्ट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें स्पैथ कहा जाता है, और काफी बड़ा, काफी थिक और फ्लैशी आपको इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक दिखाई देगा, जिसे पेडंकल कहा जाता है। और बहुत सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिखाई देते हैं उसमें, जो ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब नॉन पेडिसिलेट कहूं कि उनमें जो है स्टॉक नहीं होता, फ्लावर में पेडिसिल नहीं होता। तो ये है स्पैटिक्स। स्पैटिक्स फिर से बोलता हूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ससाइल होते हैं, स्पैथ से कवर होते हैं और उनमें फ्लैशी थिक पेडंकल मिलता है। तो ये था स्पैटिक्स। तो अमोर्फोफिलस कैम्पेनुलेटस, इसके अलावा कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, जिसे मैंने कहा अरबी या टारो कहते हैं, क्रोकस सटाइवस, जिसे केसर या सैफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, डायोस्कोरिया साइनुटा, मैंने कहा इसकी एक और स्पीसीज आपको पढ़ने को मिलेगी, वो है डायोस्कोरिया बल्बिफेरा, जिसे याम या रतालू कहा जाता है, ग्लैडियोलस कम्युनिस, जिसे मैंने कहा कि स्वॉर्ड लिली या कॉमन कॉर्न फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से इन चीजों की नॉलेज हो गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे आप बखूबी परिचित हैं, और जितने भी हम टर्म्स कर रहे हैं वो आप सभी 11th में इनको अच्छे से करके आते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को उनके याद नहीं रख पाते इतनी सारी चीजें। हाँ जी, छोटे हैं बच्चे, तो इतनी जो है याददाश्त मेरे जैसी है, तो इतना याद नहीं रह पाता। तो हम नेक्स्ट टॉपिक का यहाँ जिक्र करते हैं, वो है कंद या ट्यूमर। कोई पूछे क्या है ट्यूमर, सॉरी ट्यूबर, जिसे ट्यूबर या कंद कहा जाता है। तो कोई पूछे व्हाट इज ट्यूबर, तो वो चीज आपको सभी को समझ में आ गई। अंडरग्राउंड वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स है, अंडरग्राउंड स्टेम टिप है,
जो ओल्ड स्टेम है उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनके जो टिप हैं वो अंडरग्राउंड टिप स्वलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने का कोई पूछे कॉज तो डिपोजिशन और स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन स्टार्च है यहाँ कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी को पता है कि जो पोटैटो के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो फूड जो स्टोर रहता है वो है स्टार्च। हाँ जी, तो और भी कंटेंट होते हैं उसमें स्टार्च के अलावा, बट स्टार्च का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। तो अब फूलने के बाद वो राउंडेड हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, और भी इलोंगेटेड हो सकता है, इरेगुलर हो सकती है शेप, बट बस इस तरह से हम कहें कि फूल जाता है, स्वलन हो जाता है। ट्यूबरक्टर अब एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स आर लाइज इन फॉर्म ऑफ मैनी जर्मिनेटिव आईज। तो बहुत सारी जो जर्मिनल आईज हैं, रिप्रोडक्टिव आईज हैं, हाँ जी, जिन्हें जननिक नेत्र कहा जाता है। अगर एक जननिक नेत्र को या रिप्रोडक्टिव आय या जर्मिनल आय को काट कर उस पोर्शन को हम सॉन करते हैं, बोते हैं, तो जितने भी जर्मिनल आय उस ट्यूबर पे एग्जिस्ट करते हैं उन सभी से एलोकेट करते हैं, उन सभी से एक न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांटलेट्स हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप सीन कर ले एक बार, ये है हमारा पोटैटो है, दिखाई दे ही रहा है लगभग जो है ट्यूबर, मैंने लगभग गोला सा बनाया है या स्फेरिकल शेप या राउंडेड शेप बनाया है। मैंने कहा ये ओवेट या ओवल हो सकता है, ये इलोंगेटेड थोड़ा लंबा हो सकता है, ये इरेगुलर शेप का हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अंडरग्राउंड स्टेम टिप हैं, तो पहले यहाँ एक मेन प्लांट पहले से मौजूद था, और जैसे मैंने कहा कि जब एडवर्स कंडीशन आती हैं, जो मेन प्लांट्स है, जो एरियल पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब यहाँ ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, केवल अब इस स्टेम टिप का जो फूला हुआ पार्ट है वो रिमेन है। जब ये भी हट जाएगा तो यहाँ एक मार्क बन जाता है, एक स्कार बन जाता है, तो लिखा हुआ है स्कार ऑफ ओल्ड स्टेम। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारी आपको जर्मिनल आय दिखाई दे रही हैं, और वही चीज जितनी भी आप वेजिटेटिव या एडवेंटिशियस बर्ड्स जहां भी देख रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्केली लीव्स वहां मौजूद है ही है। तो यहाँ आपको जैसे ब्लू कलर की बनाई हुई है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, ये बनाई हुई है सभी जगह पे आपको ये मौजूद हैं। और ये ग्रीन कलर की जो बनाई हुई है वो है एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ करती है, इनमें से एडवेंटिशियस रूट निकलती है जिसे हम अपस्थानिक मूल कहें, और उसके पश्चात यहाँ से वही नवोद्भिद या नेसेंट प्लांट या सीडलिंग प्लांटलेट्स या यंग प्लांट जो है उसका ओरिजिन होगा। तो यहाँ जितनी भी चीजें थी मैंने उन सभी का जिक्र कर दिया। जो ओल्ड स्टेम है उसका जो मार्क है या क्षत चिन्ह जिसे हम कहें, हाँ जी, स्कार के लिए एक प्रॉपर वर्ड है, मार्क कह दें या हम कहें क्षत चिन्ह कहते हैं हिंदी में। तो जो पुराना जो स्तंभ है उसका क्षत चिन्ह यहाँ मौजूद है। यहाँ अपस्थानिक मूल जो है, जो एडवेंटिशियस बर्ड थी या जर्मिनल आई थी, जिन्हें जननिक नेत्र कहा जाता है, उनसे आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनके अलावा आपको जो है नेसेंट प्लांट या न्यू प्लांटलेट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यह केवल एक ही नॉन एग्जाम्पल है ट्यूबर का, जिसे कंद हम कहें, और वो है पोटैटो, आलू इसे बोलते हैं, और साइंटिफिक टर्म है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद हम चर्चा करें तो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है बल्ब, जिसे हम शल्ककंद के नाम से जानते हैं। तो बल्ब या शल्ककंद। अब कोई पूछे शल्ककंद तो आपने अनियन है, गार्लिक है, आप सभी ने खाई हुई है, और आप जानते हैं, हाँ जी, वो जो डिस्क है, जो चकती है, एक बिंब जैसी आपको जो दिखाई देती है, जिसको काट के रिमूव करके हम हटा देते हैं, जिसके ऊपर से बहुत सारी एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट निकलती हुई हमको दिखाई देती हैं, वो है स्टेम। तो हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम यहाँ मौजूद है, जो स्टोर करके रखती हैं वो है बेस ऑफ लीफ लैमिना। तो बेस ऑफ लीफ लैमिना जो है वो फूड को यहाँ स्टोर करके रखेगा, और जो एपिकल वाला जो पोर्शन है लीफ का या लीफ एपेक्स है वो आपको नॉर्मली फ्री दिखाई देंगे। तो इस तरह से मैं एक बार सीन करा देता हूं आपको।
ये अनियन बनाया हुआ है और लिखा हुआ है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अनियन थ्रू बल्ब, और इन्फ्लोरेसेंस बनाया हुआ है। ये भी रेसिमोस का एक टाइप है, अम्बेल टाइप, जहां जो मिड वाला जो पोर्शन है या मिड वाले जो फ्लावर हैं वो मैच्योर फ्लावर हैं, और जो पेरिफेरल साइड में जो मौजूद हैं वो यंग फ्लावर हैं। इनका जो स्टेम, जो इनका पेडिसिल है, जो मिड वाले हैं जो सेंट्रल पोजीशन पे, उनका ये पेडिसिल, उनकी लेंथ ज्यादा है और इनकी कम, जिसके वजह से कुछ अम्ब्रेला शेप जो है यहाँ नजर आता है। यहाँ इन्फ्लोरेसेंस के पूरे मैं कहूँ क्लस्टर जो है मौजूद यहाँ फ्लावर्स का, उसके साथ में कुछ ब्रैक्ट्स मौजूद हैं, वो लगभग ग्रीन या व्हाइट या स्केली जो है ब्रैक्ट्स यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है। हम यहाँ इन्फ्लोरेसेंस की चर्चा नहीं कर रहे। इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक है उसे स्कैप या इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक हम कहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज की कि हाँ जी, एसेक्सुअल जो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट है उसकी, बल्ब की। तो जैसे मैंने कहा यहाँ जो नीचे मौजूद है वो है रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम, और ये जो निकल रही है यहाँ आपको दिखाई दे रही है बहुत सारी, ये एडवेंटिशियस रूट कह दें इन्हें, इनको अपस्थानिक मूल कह दें, या हम और भी एक अलग ही प्रकार हमको ये एक अलग टाइप पढ़ने को मिलता है, वो है फिब्रस रूट या फाइब्रस रूट, जिसे हम तंतु में जड़ कह दें या रेशेदार मूल के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, 11th के अंदर आप 3 टाइप्स ऑफ रूट पढ़ के आते हैं, जिनमें फर्स्ट है टैप रूट, सेकंड है आपका एडवेंटिशियस रूट, और जो लास्ट है वो है फिब्रस रूट। तो क्या है अब ये इनकी बारे में आप सभी जानते हैं। जो टैप रूट है उनमें एक मेन जो प्राइमरी रूट है वो फूल के काफी मोटी हो जाती है, उसमें से काफी सारी लेटरल रूट्स निकलती है, जिनमें सेकेंडरी टर्शरी जो रूट हैं उन्हें हम लेटरल रूट कहें। इसके अलावा हम और अगर चर्चा करें तो इनकी जहां से इनका ओरिजिन होता है वो है रेडिकल। अगर हम एडवेंटिशियस रूट्स की बारे में चर्चा करें तो प्लांट के जो एरियल पार्ट हैं वहां से इमर्ज होती हैं एडवेंटिशियस या अपस्थानिक जो मूल हैं। अगर हम फिब्रस रूट या रेशेदार मूल की चर्चा करें तो जो मेन रेडिकल है उससे निकलने वाली जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन वाली होती है, कुछ ही टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। उसके बाद उसी के आसपास से, हाँ जी, वही रेडिकल के आसपास से बहुत सारी अदर रूट्स निकलती हैं, और ये लगभग जो है वो फाइबर्स के जैसी आपको नजर आती हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया फिब्रस रूट। तो हम इनको एडवेंटिशियस रूट कह लें या फिब्रस रूट बोल दें इनको। तो अब इस डिस्क के ऊपर से आपको कुछ ये एडवेंटिशियस बर्ड्स, जैसे मिड वाली हम कहें तो एपिकल हो गई या टर्मिनल हो गई, इसके आसपास वाली एक्सिलरी बर्ड हो गई, तो एडवेंटिशियस बर्ड है। इन्हीं से ही न्यू प्लांटलेट्स बनेगा। आगे हम लीफ बेस की चर्चा करें तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं काफी सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। अब हाँ जी, बल्ब के भी अब 2 टाइप्स आप पढ़ेंगे, एक ट्यूनिकेटेड बल्ब जिसे इम्ब्रिकेटेड, हाँ जी, एक है आपका ट्यूनिकेटेड और एक है इम्ब्रिकेटेड जिसे स्केली बल्ब भी कहा जाता है। तो अभी उनके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से समझ लें। यहाँ बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनी हुई है लीफ बेस की बनी हुई है। जो अपर पार्ट है जिसे लीफ एपेक्स कहा जाता है वो फ्री आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो ये लीफ एपेक्स हो गया जो फ्री है, और ये आपका लीफ बेस हो गया, और ये पूरा जो पार्ट था ये था लीफ लेमिना, जिसकी हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है। हम जैसे लिखा हुआ है बल्ब, कोई पूछे कि व्हाट इज बल्ब, तो सारी चीजें डायग्राम के अंदर मौजूद थी। हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम, वो आपने देख लिया था, डिस्क के जैसा था, एक डिस्क शेप, जो मैंने कहा जो डिस्क शेप जो स्टेम है उसे हम खाने से पहले, अनियन को खाने से पहले उसे रिमूव कर देते हैं। फूड स्टोर इन बेसल पार्ट ऑफ लीफ लेमिना, जैसे मैंने कहा लीफ बेस के जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स अभी हमने देखी वो सारी की सारी लीफ बेस पे मौजूद थी। जो लीफ लेमिना का बेस है वो फूड को स्टोर करके रखता है यहाँ। हाँ जी, इनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी मिलता है जिसे एलिसिन भी कहा जाता है।
एलिसिन की वजह से जो, हाँ जी, ये लिलिएसी के जो मेंबर्स हैं उनकी खासियत है, उनमें एलिसिन मिलता है। और वो, हाँ जी, जो प्याज काटते हैं उनमें से जो वो निकलता है एल्कलॉइड, वो एलिसिन है। उसी की वजह से जो आंसू आते हैं वो एलिसिन की वजह से आते हैं। जो एक जो तीखा सा जो टेस्ट आता है लहसुन गार्लिक में, या एलियम सेपा हम कह दें अनियन में, तो उसका कॉज आप सभी को मुझे लगता है आप भली भांति समझ चुके हैं, वो है आपका एलिसिन। तो एलिसिन इजीली याद भी हो जाएगा, एलियम सेपा से एलियम से एलिसिन, एलियम सेटाइवम है जिसे गार्लिक या लहसुन कहा जाता है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अब इनमें भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बल्ब। तो फर्स्ट है ट्यूनिकेटेड, हाँ जी, शलकंद के भी टाइप हैं, जिनमें एक तो है कंचुकित शलकंद। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स थी अभी, हाँ जी, लीफ लेमिना जो है उसका जो बेसल पार्ट है वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, तो लिखा हुआ है बेस ऑफ अ लीफ लेमिना फाउंड इन फॉर्म ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो ट्यूनिकेटेड का मतलब कंचुकित, तो बेस ऑफ लीफ लेमिना फाउंड इन फॉर्म ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक लेयर, वेयर एज इम्ब्रिकेटेड और स्केली, जिसे हम शल्की शलकंद के नाम से भी जानते हैं। एक हो गया कंचुकित शलकंद, एक हो गया शल्की शलकंद। तो शल्की शलकंद में बहुत सारे स्केल्स मौजूद हैं, हाँ जी। एक गार्लिक अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एक स्केल्स को आप रिमूव कर सकते हैं इजीली, वो स्केल्स की वजह से ही तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, बेस ऑफ लीफ लेमिना फाउंड इन फॉर्म ऑफ मैनी स्केल्स। तो इसी वजह से इसे स्केली या इम्ब्रिकेटेड बल्ब कहा जाता है। तो सीबीएसई में इम्ब्रिकेटेड वर्ड जो है उसका जिक्र नहीं किया हुआ है, वहां केवल स्केली लिखा हुआ है। तो आपको एक अच्छा सा वर्ड भी यहाँ देखने को मिल गया। और दोनों के यहाँ दो दो एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने। जैसे अगर आप बुक्स के अंदर रीड करेंगे तो आपको अनियन ट्यूनिकेटेड के अंदर देखने को मिलेगा, और जो स्केली बल्ब है उसमें ओनली गार्लिक देखने को मिलेगा। बट मैंने यहाँ एक एक मेंशन और किया हुआ है। जैसे अनियन के अलावा ट्यूनिकेटेड में, अनियन तो आप सभी समझ गए हैं, एलियम सेपा है। इसके अलावा जो ट्यूनिकेटेड, उसमें ट्यूलिपा गैसनेरियाना जिसे हम ट्यूलिप कह दें, उसके अलावा हम एस्फोडिलस टेनिफोलियस, एस्फोडिलस जिसे हम अनियन वीड, प्याजी के नाम से भी जानते हैं। और एस्फोडिलस की और स्पीसीज भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिनमें एक्वेलिस भी मिलेगी, हाँ जी। एस्फोडिलस एक्वेलिस है। तो मैं फिर से जो मैंने यहाँ टू टर्म्स लिखे हुए थे उन्हीं को मैं बोलता हूं, एलियम सेपा अनियन हो गया, और ट्यूलिपा गैसनेरियाना जिसे ट्यूलिप कहा जाता है। एक मैंने एग्जांपल और बोला, वो है अनियन वीड, एस्फोडिलस टेनिफोलियस। अगर हम और चर्चा करें इम्ब्रिकेटेड के एग्जांपल की, तो यहाँ एलियम सेटाइवम, आप गार्लिक, आप सभी को लहसुन पता चल ही गया है। इसके अलावा हम लिलियम बल्बिफेरम, जो ये टर्म है ये फिर से आएगा जब हम बल्बिल्स की स्टडी करेंगे, पत्रकलिका की स्टडी करेंगे। तो हाँ जी, इसे लिली के नाम से हम, एक जल कुमुदनी आएगी, ये उद्यान लिली है, गार्डन लिली कहा जाता है इसे। तो फॉर जो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स हैं हम उनकी आज चर्चा कर चुके हैं, जिनमें स्टेम के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम हमने पढ़े, राइजोम, कॉर्म और ट्यूबर और बल्ब। If you have any doubt, you can ask in comment box. I will try to solve it in next video. And finally, I have to say, please subscribe the channel and press the bell icon so you could get more and more educational videos of your interest. And you can also like, comment and share. आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। Thank you so much.